Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita. और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में जो इस बात का जवाब देता है, इस बात का आंसर देता है कि क्या किसी भी मैट्रिमोनियल केस में या ऐसा कह लीजिए कि क्या किसी भी डिवोर्स केस के अंदर में जो हस्बैंड वाइफ की सीक्रेट कॉल रिकॉर्डिंग्स होती हैं, क्या उनको एज अ एविडेंस हम पेश कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्या जिस पर्सन की वो कॉल रिकॉर्डिंग्स थी कहीं ये उनके राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन तो नहीं मान लिया जाएगा? तो कब ये कॉल रिकॉर्डिंग्स एडमिसिबल होती हैं, किस तरीके से होती हैं, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो पूरे केस को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पूरा केस का बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा है। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड फैक्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ थे, इनकी शादी हुई थी 1998 में। शादी से इनकी एक बेटी भी थी जो इन द ईयर 2000 में उसका बॉर्न हुआ था। बाद में सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट जो कि तलाक के बारे में बात करता है, तलाक लेने के अलग अलग ग्राउंड्स आपको प्रोवाइड करता है, उसके अंदर में वाइफ क्या करती है, तलाक के लिए फाइल करती है, ये कहते हुए कि पहले तो हस्बैंड ने उसके साथ क्रुएल्टी की है और दूसरा ये कि हस्बैंड ने यहाँ पे अडल्ट्री करी है, मतलब मेरे अलावा किसी और महिला के साथ हस्बैंड ने यहाँ पे फिजिकल रिलेशंस बनाए हैं, हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात को प्रूव करने के लिए वाइफ ये कहती है कि जयपुर में एक होटल है, होटल फेयरमाउंट, वहां पे इन द ईयर 2022 मेरा हस्बैंड एक दूसरी महिला के साथ जाके रुका था। उस दूसरी महिला की जो बेटी है वो भी इनके साथ वहां पे स्टे कर रही थी। तो वाइफ ने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को या अडल्ट्री के एलिगेशन को प्रूव करने के लिए ये स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दिया कि हस्बैंड ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है, अडल्ट्री की है, इसका सबूत ये है कि ये किसी दूसरी महिला के साथ जाके होटल रूम में रुके थे। अब वही बात है कि इस बात को प्रूव करना पड़ेगा कि वो होटल में जाके रुका था। तो इसके लिए यहाँ पे वाइफ ने कहा, पहले वाइफ ने यहाँ पे उस होटल के सीसीटीवी फुटेज को निकलवाने की कोशिश की। तो सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली आ जाता है कि कौन रुका था, किस कमरे में रुका था, कब आप होटल में आए, कब आपने यहाँ पे चेकआउट वगैरह किया। लेकिन जो ये जयपुर का होटल था, इन्होंने अपने सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया था। देखिए, जो होटल्स होते हैं उसमें सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग्स कुछ समय तक ही रखी जाती है, उसके बाद उनको डिलीट कर दिया जाता है। तो अब सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे था नहीं हस्बैंड वाइफ की इस बात को साबित करने के लिए। तो यहाँ पे वाइफ ने एक और एप्लीकेशन लगाई। वाइफ ने कहा कोर्ट से कि आप एक काम करिए, आप होटल वालों से कहिए कि यहाँ पे जो कस्टमर्स के द्वारा होटल में बुकिंग की जाती है, रिजर्वेशन किया जाता है, उसकी डिटेल्स निकाल के दें। दूसरा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी होटल में जाते हो तो आपसे आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे निकाल के दें। तीसरा, यहाँ पे होटल के कमरों में पेमेंट किसने किया था उसकी डिटेल्स यहाँ पे निकाल के दें। और उस समय के जो हस्बैंड के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं उसको निकाल के दे। तो वाइफ ने कहा कि ठीक है, भले ही हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है, बट अगर ये सारी चीजें हम निकालते हैं तो इससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि हस्बैंड उस होटल में जाके किसी दूसरी महिला के साथ रुका था या नहीं रुका था। तो वाइफ का देखिए क्लियर सा ये कहना था कि मेरा जो एलिगेशन है कि मेरे हस्बैंड ने अडल्ट्री की है, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस बात को सबूत करने, इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास और कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है एक्सेप्ट कि दिस। अगर ये सारी चीजें हम निकलवा लेते हैं तो आसानी से मेरा एलिगेशन यहाँ पे साबित हो जाएगा। अब जब ये केस पहले फैमिली कोर्ट के पास गया तो फैमिली कोर्ट ने वाइफ की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगेन देखिए किसी की प्रिवेसी वायलेट हो रही है, हस्बैंड के इतने पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे निकाले जा रहे हैं, तो फैमिली कोर्ट ने कहा कि हम एक काम करते हैं, ये सारे जो रिकॉर्ड्स निकाले जाएंगे होटल से, इनको एक सील्ड कवर में लाया जाएगा ताकि वो पूरी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहे और सिर्फ जजेस उसको रेफर कर सके केस को डिसाइड करने के पर्पस में, और कोई पर्सन उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे एक्सेस ना कर सके। अब हस्बैंड ने इस बात पे ऑब्जेक्शन जताया, मतलब ये जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था ये सारे पर्सनल डिटेल्स को निकलवाने के लिए, इसको हस्बैंड ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जाके चैलेंज किया। हस्बैंड का पहला तो यही कहना था कि सर ये तो मेरी प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है, आप मेरे कॉल रिकॉर्ड्स और मैं कहाँ रुका कहाँ गया ये सारी चीजें आप निकलवा रहे हो। दूसरा, वो जो दूसरी महिला है उसके भी राइट टू प्राइवेसी का यहाँ पे वायलेशन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हम उसकी इमेज, उसकी रेप्यूटेशन को भी यहाँ पे नुकसान पहुंचाएंगे। तो इनका हस्बैंड का ये कहना था कि सर देखिए ये जो केस है ये अदरवाइज भी सेटल किया जा सकता है, मतलब इसमें किसी के ऐसे पर्सनल रिकॉर्ड्स को निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो फैमिली कोर्ट है वो अननेसेसरी यहाँ पे कुछ भी एविडेंस लेके आने की बात कर रहा है विदाउट एनी प्रॉपर रीजन।
भाई अडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और भी तरह से साबित किया जा सकता है, उसके लिए किसी के इतने पर्सनल रिकॉर्ड्स निकलवाने की क्या जरूरत है। अब जब हस्बैंड ने इस चीज को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया तो 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हस्बैंड की बात से अग्री करने से मना कर दिया। देखो, दिल्ली हाईकोर्ट ने यहाँ पे कहा कि माना आपका राइट टू प्रिवेसी है, और राइट टू प्रिवेसी आपका एक फंडामेंटल राइट होता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को कभी कभार छीना भी जा सकता है, उनको वायलेट भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना था कि देखो, हिंदू मैरिज एक्ट में अडल्ट्री या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तलाक लेने का एक आधार बताया गया है, एक ग्राउंड यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब अगर किसी वाइफ के पास या किसी स्पाउस के पास अपने पार्टनर की अडल्ट्री या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को साबित करने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ यही एक तरीका बचा है कि भाई पर्सनल डिटेल्स को निकाला जाए। अब वहां पे आप उस पर्सन से कहो कि नहीं नहीं, हम तो पर्सनल डिटेल्स नहीं निकालने देंगे क्योंकि इससे किसी की राइट टू प्राइवेसी का यहाँ पे वायलेशन होगा, तो ये तो मतलब वही बात हो गई ना कि इस तरीके से तो कभी कोई पर्सन साबित ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि देखो, ऐसे अडल्ट्री या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है, ये सारी चीजें कोई भी पब्लिक में नहीं करता है, ये सारी चीजें छुप छुपा के की जाती हैं, बंद कमरे के अंदर में की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको लग रहा है कि वाइफ के एलिगेशन को, वाइफ के आरोप को साबित करने में ये सारे पर्सनल डिटेल्स हेल्प कर सकते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे होटल के रिजर्वेशन रिकॉर्ड्स, रूम बुकिंग डिटेल्स, पेमेंट रिकॉर्ड्स, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल के इस बात को साबित कर सकते हैं, और इससे अगर केस को यहाँ पे सेटल किया जा सकता है, वाइफ की बात को साबित किया जा सकता है, तो व्हाई नॉट अलाउ दैट। और यहाँ पे सिमिलरली कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम हस्बैंड के कॉल रिकॉर्ड्स को भी निकालते हैं, उससे भी ये बात पता चल जाएगी कि हस्बैंड ने अगर उस वाइफ के साथ, उस महिला के साथ बहुत ज्यादा बार बातें की हैं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट उनके बीच में कॉन्वर्सेशंस वगैरह हुए हैं, तो मतलब वाइफ के एलिगेशंस यहाँ पे सही थे। और कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली कोर्ट जो है वो अननेसेसरी डिटेल्स को निकलवा रहा है। देखो, अननेसेसरी डिटेल्स निकलवाने का मतलब तब होता अगर होटल में उस समय पे जितने लोग आए थे, जितने रूम लिया था, जितनों चेक इन किया था, जितनों ने पेमेंट किया था, सबके डिटेल्स हम यहाँ पे निकलवाते। हम किसी रैंडम होटल गेस्ट या स्ट्रेंजर्स के डिटेल्स निकलवाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम, आप जो हैं, आप उस महिला के हस्बैंड हैं, आप उसके पति हैं, ठीक है। तो आपके डिटेल्स या आपके साथ जिस महिला के साथ में रुकने का हमको शक है, उस महिला के डिटेल्स और एक पर्टिकुलर रूम के डिटेल्स निकलवाने के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगेन, ऐसा भी नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी भर के सारे कॉल रिकॉर्ड्स यहाँ पे निकाल दिए जाएं। एक स्पेसिफिक टाइम पे जब आपकी वाइफ को शक है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, आप अडल्ट्री कर रहे थे, उस स्पेसिफिक टाइम के जो है हम डिटेल्स निकलवाने के बारे में बस यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कही कि देखिए, जो सेक्शन नंबर 14 है आपके फैमिली कोर्ट्स एक्ट का, वो इसी बात को सपोर्ट करता है। आमतौर पे जो ये सीक्रेट कॉल रिकॉर्डिंग्स होती हैं या किसी के पर्सनल डिटेल्स होते हैं, आमतौर पे इनको एज अ एविडेंस अलाउ नहीं किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, फॉर द सेम रीजन कि भाई ये किसी की राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन कर सकता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आमतौर पे ये एविडेंस अलाउड नहीं होते हैं। लेकिन सेक्शन 14 फैमिली कोर्ट्स एक्ट इसका एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 14 फैमिली कोर्ट्स एक्ट यही कहता है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा सबूत लाया जा सकता है जिससे आप किसी भी केस को यहाँ पे सेटल करने में यूज कर सकते हैं, जिससे कोई भी केस सेटल किया जा सकता है, जिससे किसी भी आरोपों को कंफर्म किया जा सकता है, किसी भी एलिगेशन को सब्सटैंशिएट किया जा सकता है, तो फिर हमें उस एविडेंस को कंसिडर करना चाहिए। फिर ये नहीं होगा कि नहीं, वो एविडेंस जो है वो गलत है, वो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन यहाँ पे करता है। अगर उस एविडेंस से केस सेटल हो रहा है तो व्हाई नॉट गो अहेड विद इट, व्हाई नॉट यूज दैट एविडेंस। और यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देखिए, माना कि आपका यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी पुट्टू स्वामी के केस में एक फंडामेंटल राइट यहाँ पे माना गया है, ठीक है। लेकिन राइट टू प्राइवेसी के साथ साथ यहाँ पे आपकी वाइफ का भी राइट है। वाइफ का राइट क्या है भाई? वो अगर अडल्ट्री या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ग्राउंड पे तलाक मांग रही है हिंदू मैरिज एक्ट में, और उस ग्राउंड को साबित करने के लिए वो कुछ एविडेंस निकलवाना चाहती है, तो क्या ये सारा उसका लीगल राइट नहीं है कि उसको एक केस लड़ने में पूरी मदद मिलनी चाहिए कोर्ट की तरफ से? कोर्ट उसको पूरी तरीके से असिस्ट करे, हेल्प करे, ताकि वो अपने आरोपों को, अपने एलिगेशंस को सक्सेसफुली साबित कर पाए, ताकि उसको इंसाफ मिल सके, उसको जस्टिस मिल सके। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि दो राइट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ आपकी वाइफ का लीगल राइट है कि उसको हर तरीके से मदद मिलनी चाहिए अपना केस लड़ने में, दूसरी तरफ आपका राइट टू प्राइवेसी है। तो कभी कभार जब इन दोनों राइट्स के बीच में क्लैश होता है, डिस्प्यूट होता है, तो हमें कभी कभार जो वाइफ का राइट है या जो राइट टू लीगल राइट होता है,
उसको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस देना होता है, उसको हम थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं किसके ऊपर, राइट टू प्रिवेसी के ऊपर। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो वाइफ का राइट है अपने एलिगेशंस को साबित करने के लिए एविडेंस को लेके आना, जो उसका लीगल राइट है यहाँ पे, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी खास करके। और अगेन कोर्ट ने कहा कि देखो प्रिवेसी का यहाँ पे कोई मुद्दा ही नहीं उठना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम जो भी आपके पर्सनल रिकॉर्ड्स निकलवा रहे हैं उनको सरेआम कोर्ट के सामने डिस्कस कर रहे हैं, सरेआम लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं। भाई सील्ड कवर में सारे रिकॉर्ड्स लाए जा रहे हैं, सिर्फ जो जज होंगे, जो केस का फैसला करेंगे, केस में डिसीजन सुनाएंगे, सिर्फ वो उन रिकॉर्ड्स को यहाँ पे रेफर करेंगे। तो इसमें कोई आपकी प्रिवेसी का वायलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट का जो डिसीजन था वो एकदम सही था। अब जब हस्बैंड को दिल्ली हाई कोर्ट से यहाँ पे रेमेडी नहीं मिली तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे क्या करा, हस्बैंड की पिटिशन को डिसमिस कर दिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात से अग्री किया कि फैमिली कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, मतलब उन दोनों के डिसीजंस को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर होटल के बुकिंग रिकॉर्ड्स, आपके पेमेंट डिटेल्स, आपके आइडेंटिटी कार्ड्स है ना, जो भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे निकाले जाते हैं और इनको अगर एक सील्ड कवर में लाया जाता है और इससे अगर वाइफ के जो एलिगेशंस हैं वो साबित हो पाते हैं, इससे अगर केस को प्रॉपर तरीके से डिसाइड करने में हेल्प मिलती है, केस प्रॉपर तरीके से सेटल हो सकता है, तो फिर ऐसे में राइट टू प्रिवेसी का हवाला देके आप इन चीजों को एज अ एविडेंस पे लेके आने से मना नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को अपहेल्ड किया है दिल्ली हाई कोर्ट के और कहा है कि हाँ, बात यहाँ पे देखो सिर्फ वाइफ की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये पहले भी कह चुका है कि चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, अगर आप कोई मैट्रिमोनियल केस लड़ रहे हैं, खास करके अगर आप कोई डिवोर्स का केस लड़ रहे हैं और उसमें अपनी बात को यहाँ पे प्रूफ करने के लिए, अपनी बात को यहाँ पे कोर्ट के सामने साबित करने के लिए अगर आपको किसी तरीके के ऐसे स्पेशल एविडेंसेस कह लीजिए निकलवाने पड़ते हैं, ठीक है, तो ऐसे पर्सनल डिटेल्स या ऐसे पर्सनल एविडेंसेस निकलवाए जा सकते हैं, ठीक है, अगर उससे प्रोसीडिंग्स को, केस को डिसाइड करने में हेल्प हमें यहाँ पे मिलती है। तो इस पूरे केस पे आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबको मैं ये देना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एलएलबी के बाद मल्टीपल करियर ऑप्शंस होते हैं हमारे सामने, जैसे कि अगर आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या फिर अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लीगल ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं अभी आईबीपीएस एसबीआई का पेपर होने वाला है लॉ ऑफिसर का, इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपकी AIB 22 की प्रिपरेशन है वो भी स्टूडेंट्स करना शुरू कर चुके हैं। तो हमारे अगर आप किसी भी बैच या कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे एक नंबर भी दिया हुआ है, आप उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो टीम आपको हमारे कोर्सेज, हमारे बैचेस के बारे में असिस्ट कर देगी। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।